दोस्तों आदाब अर्ज है, मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। पेश है प्रोग्राम हेल्थ और हम। दोस्तों हमको सेहतमंद रहने के लिए अच्छे माहौल और अच्छी आबो हवा की ही नहीं बल्कि अच्छी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। एक हकीकत है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे एक अच्छे जॉब की ज़रूरत होती है और अच्छा जॉब हासिल करने के लिए हमें दुनिया भर की मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हमको किस किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। नतीजा हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये जानना ज़रूरी है, वरना जिस तरह आज की हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से या तो हम शुगर के जाल में फंस जाते हैं या दिल का रोग लगा लेते हैं या फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि जिम में पसीना बहाने लगते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं देता। दोस्तों लोगों ने यह भी कहा है कि जान है तो जहान है, ये भी कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामतें हैं। फिर क्यों ना हम न्यूट्रिशन के बारे में जानने की कोशिश करें। न्यूट्रिशन हमको चुस्त व सेहतमंद रखने में मदद करता है और मोटापे और कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखने में मददगार साबित होता है। न्यूट्रिशन हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी फूड के ज़रिए सही मात्रा में न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको अपने जिस्म को पूरी तरह से फिट रखने में कामयाबी हासिल होगी। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे कि हमको क्या खाना चाहिए कि हम बीमारियों से बच सकें। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं शहर के मशहूर न्यूट्रिलिस्ट जनाब सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन, और आप आबिद मोइज़ के नाम से भी ज़्यादा जाने जाते हैं। आपको हज़ारों मज़मून उर्दू अखबारात की ज़ीनत बन चुके हैं। आपने अलग अलग टॉपिक पर बेशुमार किताबें भी लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डॉक्टर आबिद मोइज़ साहब के साथ हेल्थ और हम। सर खैर मकदम है हेल्थ और हम में आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल ये आपसे कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आज हमारा हो गया है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, ऐसे में न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। तो सर खैर मकदम है हेल्थ और आप में। आज सबसे पहले बात खैर मकदम के साथ आपके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। आज की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है जिसमें हमें ना तो हम वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना ही अच्छी वो ग़िज़ा खा पा रहे हैं जो पहले कभी खाई जाती थी। ऐसे में न्यूट्रिशन का बार बार जिक्र होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन आम आदमी जो है वो न्यूट्रिशन को बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं है, समझता नहीं है। तो बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपसे। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि न्यूट्रिशन क्या है। आपने बहुत अच्छा इस प्रोग्राम के तारुफ में न्यूट्रिशन की अहमियत वाज़े कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या है जो आपने सवाल किया है। न्यूट्रिशन साइंस की वो ब्रांच या शाख है जिसमें ग़िज़ा के मुतालिक़ मालूमात हासिल की जाती हैं। ग़िज़ा जो हासिल किया करते हैं कोई इंसान या हैवान, एनी लिविंग थिंग जो ग़िज़ा हासिल करती है वो अंदर जाके क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और फिर वो इस्तेमाल होने के बाद उसका इखराज कैसे होता है, और फिर वो हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करती है। अच्छी ग़िज़ा के असरात भी अलग होंगे, ज़्यादा ग़िज़ा के भी असरात अलग होंगे, कम ग़िज़ाइयत के भी असरात होंगे। तो इस लिहाज से ये तमाम चीज़ें साइंस की जो स्पेशल ब्रांच है न्यूट्रिशन में आती है। अब ये न्यूट्रिशन इंसानों का भी होता है, जानवरों का भी होता है, प्लांट्स का भी होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो जो इंसानों के लिए है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन है। और ये जो बेसिक साइंस है इसकी मालूमात आपने बहुत सही कहा कि हमको इसका इदराक और इसकी मालूमात होनी चाहिए, और ये बुनियादी चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। अवर एनवायरनमेंट में, साइंस में हमारी ग़िज़ा के ताल्लुक़ से ये बताया जाता है। तो इन शॉर्ट इसका न्यूट्रिशन ये है कि ग़िज़ा जो आप हासिल करते हैं आपके प्लेट में जो आती है, आने के बाद से जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये तमाम चीज़ों का अहाता न्यूट्रिशन में किया जाता है। और इसके बारे में मालूमात हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मेरा सवाल ये है कि न्यूट्रिशन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा का खाना हम नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी हम खा रहे हैं, चावल हम खा रहे हैं, हल्का फुल्का लोग सैलेड ले लेते हैं या दाल वगैरह ले लेते हैं या दही वगैरह ले लेते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों से न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है? देखिए, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं और क्या ज़रूरी है। देखिए, ये
बुनियादी ज़रूरत है। अगर खाना या ग़िज़ा, खुराक, पोषण ये अगर ना हो तो इंसान अधूरा रह जाता है, उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाता। ग़िज़ा 3-4 वजूहात से खाई जाती है। पहले तो फ़ेलियाती ज़रूरत यानी फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी ग़िज़ा के ज़रिए हमको तवानाई या एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करने के काबिल होते हैं। अब जो आप हम बात कर रहे हैं, जो बैठे हैं, इसमें तवानाई खर्च हो रही है, तो ये हमको ग़िज़ा से मिलती है, नंबर 1। इसके बाद ग़िज़ा से हमको ऐसे कीमियाई मादे जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है वो हासिल होते हैं जो हमारे जिस्म को ग्रोथ करते हैं, जिस्म की जो वेयर एंड टेयर जो होती है, जो नुकसान होता है बीमारी में या हादसों में, उसको पाबजाई करते हैं। तो ये पहला जो मकसद है ग़िज़ा का वो फिजियोलॉजिकल यानी फ़ेलियाती यानी नेचुरल है कि ये हमको तवानाई और दूसरी चीज़ें फराहम करती है। एक हो गया। नंबर 2, ग़िज़ा की साइकोलॉजिकल अहमियत है। ग़िज़ा जब आप खाते हैं तो खुश होते हैं, भूख लगती है, एक आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने कुछ खाया है, यानी मज़ा हासिल होता है उससे, फॉर प्लेजर। ये नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए ग़िज़ा हासिल की जाती है। अब इसमें एक तीसरा फैक्टर भी आता है, वो है सोशल। जब आप हम मिलते हैं, जैसा अभी मैं आपके पास आया, आपने चाय पिलाई, ये ग़िज़ा ऑफ़र की, किसी के पास जाऊंगा मैं तो वो मीठा खिलाएगा, जो कोई घर आएगा, ये जो हम एक दूसरे को खिलाते हैं, ये जो सोशल है, इसकी भी अहमियत है। अब ये चीज़ें मालूम होने के बाद सबसे पहले जो ग़िज़ा मैंने आपको बताई वो फिजियोलॉजिकल नीड है। तो फिजियोलॉजिकल नीड के ताबे साइकोलॉजिकल नीड होनी चाहिए और सोशल नीड होनी चाहिए। लेकिन हो ये गया है आज के दौर में, खाना बड़ा इफ़रात मिल रहा है। आप तो नौजवान हैं, आप तो बड़ी आसानी से खाने को क्रेडिट कार्ड के ज़रिए मंगवा लेते हैं। हमसे पूछिए, आप अपने वालिद से पूछिए जो राशन कार्ड की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो राशन बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो वो वक्त ख़त्म हो गया। तो अब जो ग़िज़ा आसानी से और ज़्यादा मिक़दार में दस्तयाब हो रही, तो ओवर ईटिंग हो रही है। ओवर ईटिंग हो रही है तो ओवर ईटिंग के मसाइल बढ़ गए। अब फिर सोशलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, दावतें ज़्यादा हो गई है, उसमें फिर जो है सो गैर ज़रूरी खाने हो गए हैं। फिर आप मज़े के लिए बहुत खाने लग गए हैं। तो आज के दौर में मज़े के लिए खाना बहुत हो गया है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी ईजी हो गई है। डॉक्टर मोहित साहब जी, एक मिनट, तो ये चीज़ हमको देखनी है। तो अब फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो बहुत अहम है। जैसा कि मैंने कहा कि आप साइकोलॉजिकल खाइए, सोशल उसके तहत भी खाइए, लेकिन अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को बरकरार रखिए। अब मुझे ये बताइए, आप ग़िज़ा को कैसे नापेंगे? आप कितनी ग़िज़ा हासिल करेंगे? कैलोरीज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे लोगों को कैलोरीज मालूम नहीं है। जिस तरीके से हम अपनी दौलत का हिसाब रुपए, पैसे, डॉलर्स वगैरह में रखते हैं और दूसरी चीज़ों का भी हिसाब रखते हैं, वैसे ही ग़िज़ा का हिसाब कैलोरीज से रखा जाता है। कैलोरीज क्या होती हैं? वो कैलोरीज जो हम बर्न करते हैं, जो एनर्जी फराहम करती हैं। तो एक आदमी को, एक मर्द को 2200 से 3200 वो डिपेंड करता है आपकी उम्र, आपके वेट के अकॉर्डिंग। आपकी उम्र, वेट से ज़्यादा आपकी एक्टिविटी पे ज़्यादा जो है मुनहसिर होता है जी। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कोई मजदूर है पत्थर फोड़ रहा है तो उसको ज़्यादा होगी। अब आप हम जैसे लोग हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2200 या 2000 पे ही आ जाएगी। जी। और जैसा वेट पे कहा आपने, अगर कोई जिसका वज़न ज़्यादा है उसको डॉक्टर ने, हमारे जैसे माहिरीन ने मशवरा दिया है कि तुमको वज़न कम करना है, तो वज़न कम करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। तो यानी आपके पास ज़्यादा कैलोरीज जमा हो गई हैं, यानी जितना आप खा रहे हैं, अगर आपको कम करना है तो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी होगी, और उसको बर्न करनी होगी जो आपके जिस्म में जमा हो गई है। एक मकसद, एक तो ये कैलोरीज हुआ, और दूसरा जो है वो हमको न्यूट्रिएंट्स की फराहमी है। आपने प्रोटीन्स का नाम सुना होगा,
फैट्स का नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम, विटामिन्स का नाम, मिनरल्स का नाम जी, फाइबर का नाम, ये चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं जो हमारे बॉडी को दस्तयाब लेकिन होती सर मैं आऊँगा इस बात पे, लेकिन जिस पहले सवाल पर हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने जिक्र किया कि हम सोशल होते हैं, सोशल गैदरिंग में खाते हैं, जी, जी। हम जब घर पर होते हैं तब खाते हैं, मतलब, लेकिन सर आज से 30 साल पहले अगर आप चले जाएं तो लोग तो तब भी इतना ही खाते थे। मेहमानदारी हो गई, शादी ब्याह हो गए, वो तो तब भी हुआ करते थे। नहीं, तब से लेके अब तक के 30 साल के इस वक्त में इतने चेंजेस क्यों आ गए कि इंसान को इतना ख्याल रखना पड़ रहा है? देखिए, आप तो काफ़ी नौजवान हैं, आपकी पैदाइश अच्छे वक्तों में हुई है। जी। हम जब पैदा हुए थे खाना की इफरात नहीं थी जी। उस वक्त ये कहा गया था कि अगर आबादी बढ़ेगी तो लोगों को खाना दस्तयाब नहीं होगा। मुझे याद है उस वक्त जो कैलोरीज अवेलेबल, हम फूड का कैसे जो है सो वो करते हैं, अवेलेबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कैलोरीज पर पर्सन होती है, पर हेड होती है। उस वक्त 1800 से कुछ कम थी कैलोरीज पर हेड, आज के दौर में 3000 के करीब हो गई है। तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको अवेलेबल है माजी के मुकाबले में। तो उस वक्त खाना कम मिलता था, तो वो लोग बहुत सोच समझ के कम ही खाया जाता था। आज अवेलेबल है, आपको दिल बोला, फ्रिज आपके घर में कब आया? 80 के बाद आया, 90 के बाद आया। जो 50 में पैदा हुए, जो 60 में पैदा हुए, वो तो फ्रिज को नहीं जानते थे, वो तो नियामत खाना जानते, बिल्कुल नियामत खाना जानते थे, बिल्कुल किचन जानते थे वो। तो जब फ्रिज आया तो अब फ्रिज में खाना पूरा है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप फ्रिज खोलेंगे, उसमें से कोई चीज़ रखी हुई रहेंगी, उसको गर्म करेंगे, खा लेंगे, नहीं तो ठंडी ही चीज़ खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फला फला डेजर्ट्स खाएंगे, तो गर्म करने की भी हाजत नहीं रही। तो खाना अब अवेलेबल है। इसी वजह से दुनिया की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार है, एक्सेस फूड का शिकार है। जहाँ ये है वहीं बदकिस्मती खाने की तकसीम बराबर नहीं होने की वजह से दुनिया की 1 अरब आबादी भूखमरी का भी शिकार है। ये हमारी जैसे माल डिस्ट्रीब्यूशन, माल एडजस्टमेंट, यानी माल अंडरस्टैंडिंग, आप जितने भी जो है सो वो समझ लें, उसकी वजह है। जी। लेकिन सर अब आगे बढ़ाते हैं हम अपनी बात को। फैट की हम बात कर रहे थे, प्रोटीन की हम बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि हम जो आज हैं उसका पूरा असर हमारे माजी से जुड़ा है, हमारे पास्ट से जुड़ा है। ये कहा जाता था कि 80 तक भी, 80 के दशक तक, 70 के दशक तक लोग प्रोटीन को स्पेशली नहीं जानते थे। उनको पता था कि वो जो भी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, जो भी कैलोरीज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली उनको प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन आज के वक्त में प्रोसेस्ड प्रोटीन आ गया है, वे प्रोटीन आ गया है, आइसोलेट प्रोटीन आ गया है, ये तमाम चीज़ें जो आ गई हैं, ये कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए? देखिए, ये साइंस की तरक्की है, ये हुई है और ये होते रहेगी। ये साइंस ही का फैज़ है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, वाइट रेवोल्यूशन किया। ग्रीन रेवोल्यूशन से मुराद ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा किया, वाइट रेवोल्यूशन से मुराद दूध की पैदावार में दूध की नहरें निकाल दी, तो उससे दूध की अवेलेबिलिटी ज़्यादा आ गई। तो ये सब जो चीज़ें आने लग गई, तो उसके बाद फ्रैक्शनाइजेशन जो आपने कहा, साइंस की तरक्की से ये मालूमात में इजाफा होता गया है। तो ये तो होगा आपको आगे, और इसके फ़वाइद भी हैं और इसके आपको जो है नुकसानात भी हैं। तो इसलिए जैसा आपने पहले कहा कि हमको मालूमात ज़रूरी है जी। अब जो है सो जो फ्रैक्शनाइजेशन करके, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोटीन्स खाएं, वे खाएं, ये खाएं, लेकिन असल चीज़ हमको बेसिक प्रोटीन खानी है। तो बेसिक जो ग़िज़ा है, फ्रैक्शनाइजेशन के बजाय बेसिक ग़िज़ा, नेचुरल ग़िज़ा जो हमारे आबा अजदाद खाते थे, जो नेचुरल इंसान नेचुरल एनवायरनमेंट में खाता था, वो। लेकिन सर उसमें मसला तो ये हो गया ना कि लोग ये इस बात को बखूबी समझने लगे कि जो भी चीज़ हमारे घर तक आ रही हैं वो पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, वो हाइब्रिड है, उनको पकाया जा रहा है, वक्त से पहले उनको पैदा किया जा रहा है। इवन अगर आप अंडे की बात करते हैं, कितना अच्छा न्यूट्रिशन है, लेकिन उसके लिए भी तमाम बातें कि बहुत जल्दी इंजेक्शंस लगा के मुर्गियों को बड़ा करके इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जल्दी से अंडों की पैदावार हो। तो वो जो ग़िज़ा हमारे बड़े खाते थे वो तो हम तक हासिल नहीं हो रहा। ये मौजू का बहस है, इस पे बहुत बहस हो सकती है, प्रोस एंड कॉन्स पे जी। लेकिन मिन जुमला उससे अगर आप देखें तो इंसान की ज़िंदगी की तवालत, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा इजाफा हुआ है और सभी को ग़िज़ा मैसर आई है। ये साइंस की बहुत बड़ी, आप जो कहते हैं, उपलब्धि है, बेनिफिट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
साइंस दो धारी तलवार होती है, फ़वाइद भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब कोई बाज़ बिजनेसमैन जो है सो फ़वाइद की तरफ ये करके कहते हैं कि भाई आप वे प्रोटीन लो, ये लो, बॉडी बनेगी इससे, ये सब कमर्शियलिज्म है। कमर्शियलिज्म फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज में आ गया। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ये चीज़ें आएंगे, तो इन हालात में फिर आपकी बात साबित होती है कि मालूमात बेइंतहा ज़रूरी है। मालूमात, वो मालूमात फ़ायदामंद मालूमात, जी फ़ायदामंद मालूमात, जी, कमर्शियल फ़ायदे वाले नहीं, जिससे हमें हमारे जिस्म को फायदा आपको फ़ायदा हो। जी, वो फ़ायदे वाली नहीं जो उन लोगों को, हाँ, डब्बे पे लिख के आ रही है, जी। वो उनके फ़ायदे की बात है, वो कमर्शलाइजेशन। जी। अब मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं, खासकर डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बहुत ज़्यादा आम है सर। इसमें कोई उम्र की कोई दहलीज नहीं है, वो छोटे बच्चे को भी हो सकता है, इवन वो पैदा होने के बाद भी बच्चा डायबिटीज़ का मरीज़ हो सकता है। इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं अपने न्यूट्रिशन को ख्याल में रखते हुए? डायबिटीज़ के बारे में सबसे पहले ये समझ लीजिए, डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून की नॉर्मल से ज़्यादा मिक़दार हो जाती है। खून में ग्लूकोज की, जी, खून में ग्लूकोज की नॉर्मल से ज़्यादा मिक़दार होती है, जो 126 मिलीग्राम पर 100 ml है, तो वो उससे ज़्यादा मिक़दार डायबिटीज़ में होती है। अब आपने कहा कि बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है। यहाँ डायबिटीज़ की वजूहात, दो अहम वजूहात हैं, और उसी हिसाब से डायबिटीज़ को भी दो किस्म में तकसीम किया जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता है। ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से बनता है, और ये हार्मोन बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करता है। बच्चों में मुख्तलिफ अमराज की वजह से, वायरल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह की वजह से इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी होती है, तो ये बच्चों में डायबिटीज़ हो गई। अब बड़ों की जो डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन रहता है, बल्कि बाज़ बड़ों में इंसुलिन की ज़्यादा मिक़दार होती है, लेकिन ये इंसुलिन इनएफेक्टिव यानी गैर कारगर होता है, और इसकी गैर कारकर्दगी की वजह से वज़न का ज़्यादा होना, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, मुख्तलिफ ग़िज़ाई बेअतदाली, डाइट के इम्बैलेंस होने की ये वजह होने की वजह से ये होती है। तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज भी कहते हैं, हरकत में कम रहना, तो ये लाइफ स्टाइल डिसीजेज में आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, तो इसमें आपको ग़िज़ा में एहतियात, वज़न में कमी, एक्सरसाइज में ज़्यादा करना, ये चीज़, ये डायबिटीज़। तो बच्चों की डायबिटीज़ बिल्कुल अलग है, वहाँ आपको इंसुलिन ही देना पड़ता है। यहाँ इंसुलिन जो बेकार हो गया है, जो गैर कारगर हो गया है, उसको कारगर बनाना है, उसको इफेक्टिव बनाना है। लेकिन सर एक आम धारणा लोगों की बनी, एक लोगों का माइंडसेट है कि अगर वो ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो वो डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मीठे से, देखिए मीठा जो खाते हैं इस पे ये कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं हुआ, मीठे में कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, सिर्फ शक्कर होती है। और शक्कर देख लीजिए एक कीमियाई एक केमिकल सब्सटेंस की तरह है, कीमियाई मादे की तरह है। जिस तरीके से नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, शुगर भी वैसे ही क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, यानी उसमें कोई विटामिन नहीं होते, कोई नहीं होते, उसमें सिर्फ तवानाई मिलती है, शक्कर के थ्रू, ग्लूकोज के थ्रू मिलती है। तो ये, इसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज आपके जिस्म में वज़न में इजाफे का बास है। जब आप खाली कैलोरीज, आपको 2000 कैलोरीज है, आप शक्कर के ज़रिए 600 कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपकी दूसरी जो ग़िज़ाइयत है, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स मिलना है, जो विटामिन्स मिलना है, जो मिनरल्स मिलना है, जो प्रोटीन्स मिलना है, वो मुतासिर होगा। तो उससे आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होगा। अगर देखा जाए बेसिकली कोई इंसान जो मीठे का शौकीन है, अगर वो 2 से 3 मिठाई खा रहा है, 300, 400, 600 कैलोरीज वो उनसे ले लेता है, उसकी बॉडी का 600 कैलोरीज का कोटा अगर उसका पूरा हो गया। अगर वो डेली बेसिस पे मीठा खाने का कोई शौकीन है, बहुत से लोग खाते भी हैं, तो क्या ये एक शुरुआत हो सकती है अगर वो लगातार ऐसे खाएगा, या सिर्फ उसका मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ने से बीमारियों की जड़, मोटापा बीमारियों की जड़ जाइए, अल्टीमेटली फिर वहीं आते हैं। तो देखिए, आप जो खा रहे हैं मीठा जायके के लिए खा रहे हैं,
और जायका सिर्फ आपकी ज़बान पे है। ज़बान के बाद का जो आपका निज़ाम हज़मी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कोई जायका नहीं है। कभी आपने देखा होगा आपको ठसका वगैरह लगा तो उसके बाद कभी जायका नहीं महसूस होता, तो जायके के लिए आप थोड़ा थोड़ा खाइए, आहिस्ता आहिस्ता चखते हुए खाइए, तो उसका लुत्फ आएगा आपको। आप तो उसके साथ दुश्मनी करते हैं, उससे मुकाबला करने जाते हैं, उसको ख़त्म करूँगा। यही जो अवेलेबिलिटी हो गई है, आपने अभी जो बताया ना कि 80s से पहले अवेलेबल नहीं थी शक्कर इतनी। 80s से पहले शक्कर कार्ड, राशन कार्ड पे 1 किलो मिला करती थी पर कार्ड पर फैमिली। तो जब शक्कर कम होती थी, अच्छा। अब अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है, मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ हो गई हैं। अब आप देख लीजिए, आप बचपन में सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह खाते थे और कितने अक़साम के चॉकलेट्स मिलने लग गए हैं, कितने ये, तो वो पूरा सिस्टम बदल गया है हमारा। तो उस हिसाब से नॉलेज को आम करना ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी इस वास्ते भी हो जाता है, कमर्शियल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदेमंद नॉलेज को यानी पामाल करते हुए गुजर रहे हैं। जिस तरह हम अपनी पूरे दिन की रोज़मर्रा की एनर्जी के लिए 2000 से 2500 कैलोरीज़ का एक पैमाना है जो तकरीबन होता है नौजवानों में, सर उसमें हमारा क्या ये चीज़ भी पर्टिकुलर है कि हमें 20 से 30% प्रोटीन लेना हो, या कितने फीसद हमारा उसकी डाइट में, वो मैं थोड़ा समझना चाहूँगा। हाँ, वो देखिए, इसके लिए हम डाइटरी गाइडलाइंस इश्यू करते हैं हर मुल्क में, हर स्टेट में या कुछ भी हो, तो वो लोग डाइटरी गाइडलाइंस इश्यू करते हैं। अब डाइटरी गाइडलाइंस में ये है कि प्रोटीन, सबसे पहले विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरी मिक़दार चाहिए। इसके लिए आपको तरकारी और फल खाना ज़रूरी है। अब प्लेट सिस्टम ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस अब जारी है मौजूदा, उसमें ये डाइटरी गाइडलाइंस भी बदलती रही हैं वक्त के लिहाज से, लेकिन अब जो है प्लेट, आप प्लेट लेंगे, प्लेट का डायमीटर भी ज़रूरी है। बेशक आप प्लेट 12 इंच की या 15 इंच की नहीं लेंगे, 9 इंच की प्लेट, हाँ, या 9-10 इंच के दरमियान की प्लेट, उसके 3 हिस्से कीजिए। पहला आधा उसमें तरकारी और फल होंगे, ठीक। उसके बाद का जो आधा है उसके 2 हिस्से कीजिए। 1/4 में कार्बोहाइड्रेट्स से बनी हुई ग़िज़ा यानी पोटैटोस, निशास्ता, आटा, रोटी, ये लीजिए, और दूसरे उसमें प्रोटीन की मीट लीजिए या दाल लीजिए, ये चीज़ लीजिए, ठीक। तो और फिर उसके साथ 1 गिलास कप ऑफ मिल्क। ये आज के डाइटरी गाइडलाइंस हैं। इसमें आपको थोड़ा बहुत ये करके एडजस्ट करके कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, आप जब खाने बैठते हैं तो आप एक वक्त लेते हैं ग़िज़ा? नहीं लेते, नहीं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। तो ये चीज़ हमको चेंज करने की ज़रूरत है। घर में भी ये होता है कि सब रख दिया जाता है। फिर दावतों में तो मशहूर हो गया है, लूट मार मच जाती है, जो जितना ज़्यादा खा ले, अपने प्लेट में उंडेल ले और खा ले। तो आप बताइए, आपको मैंने जितना बताया कि जो प्लेट गाइडलाइंस हैं, इस पे कितना अमल हो रहा है? मुझे लगता है बहुत कम। जी। तो ये यहाँ आके जो है सब गड़बड़ हो जाती है। तो ज़्यादा इसलिए मैंने कहा ना कि 2 नुकसानात हैं मौजूदा दौर के डाइटरी सिस्टम में, मौजूदा दौर के खाने के तरीक़े में 2 नुकसानात हैं, 2 वजूहात के लिए की वजह से नुकसान हो रहा है। सबसे पहला टेस्ट। जी। आप टेस्ट के लिए, अब आप देखिए नए नए टेस्ट दरियाफ्त हो रहे हैं। बेशक, वो टेस्ट जो हमने कभी देखे नहीं थे, नए नए टेस्ट दरियाफ्त हो रहे हैं। तो ये नए नए टेस्ट दरियाफ्त होने के लिए नए नए केमिकल्स बन रहे हैं, नए नए जो है सो वो चीज़ें वजूद में आ रही हैं। जैसा आपने अभी बताया कि वे प्रोटीन, ये साइंस तरक्की करके आपको दे रही, तो आपको हथियार की तरह आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस को आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो टेस्ट की वजह से नए नए टेस्ट ला रहे हैं आप, उसकी वजह से कई केमिकल्स आने लग गई हैं, वो एक नुकसान हो रहा है। अब जब ये केमिकल्स आ गए हैं तो इनके नुकसान तो आपके बॉडी पे होंगे, जो आपको चाहिए नहीं वो चीज़ें आ रही हैं। अब जो ग़िज़ा जो अवेलेबल है, फास्ट फूड्स यानी इंडस्ट्री बन गई है, तो इंडस्ट्री में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, देखिए ग़िज़ा अगर आप खाना बनाते हैं सुबह का, शाम तक ख़राब हो जाता है,
उसको 8-10 दिन रखना है तो 8-10 दिन रखने के लिए वो केमिकल्स ऐड करेगा, बेशक, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, और ग़िज़ा को खुशनुमा बनाने के लिए कलरिंग एजेंट्स ऐड करेगा। ये वो जो ऐड हो रहे हैं वो फ़ायदे से ज़्यादा हमको नुकसान। लेकिन सर ये जो फास्ट फूड की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो कल्चर रहा है वो वेस्टर्न कल्चर था, खासकर अमेरिका की हम बात करते हैं, वहीं से मैकडोनल्ड जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आए और वो इंडिया में आज के दम पे कितना बड़ा मार्केट होल्ड करते हैं वो तमाम लोग जानते हैं। लेकिन सर हम ये देखते हैं मूवीज़ के ज़रिए ये जो वहाँ का कल्चर है, लोग खाना खाते हैं तो वो बर्गर ले लेते हैं, वो कोक उनका बिल्कुल कॉमन है, जैसा हम लोग पानी के ऊपर डिपेंड है वो ज़्यादातर कोक लेते हुए दिखाई देते हैं और वही चीज़ हम अपना रहे हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो नौजवानों में ओबेसिटी देखी जा रही है हिंदुस्तान में? जी हाँ, फास्ट फूड यकीनी तौर पे है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कोई एडवर्टाइजमेंट में आके बोल के भाई आप फल खाइए, फ्रूट सलाद खाइए, ये मैंने बना, कोई नहीं बताता आपको। आप देखेंगे कि कोई जूस अपने संतरा खाते हुए नहीं बताया जाता आपको। ये कमर्शलाइजेशन के तहत हम दौड़ में लगे हुए हैं, वो दौड़ का तो नुकसान होना है। ऐसे उस पर फिर आपने जैसा शुरू में कहा, अच्छी मालूमात, सही मालूमात, सेहत बख्श मालूमात की ज़रूरत बढ़ जाती है, मल्टीप्लाइड कई। सर फास्ट फूड से ही जुड़ा है लेकिन हमारे किचन से भी इसका पूरा मैं कहता हूँ कि रिश्ता है। हम जो ज़्यादातर चीज़ें खाते हैं, जैसे इसमें मोमोज़ जैसी चीज़ हो गई, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं, नूडल्स हो गए, पास्ता हो गए, तमाम चीज़ें जो हैं वो मैदा से बनती हैं। मैदा वही है जो एक वक्त में आटा होता है और आटे से जो बचा कुछ चीज़ें होती हैं उससे मैदा जो है वो तैयार हो जाती है। मैदा इतनी नुकसानदेह हमारे लिए या एक आदमी के लिए क्यों हो जाती है? देखिए, मैदा जो कहाँ से आता है, गेहूँ से आता है। गेहूँ का छिलका होता है, छिलके में आपके विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, जो काम की चीज़ें होती है छिलके में होती है। ठीक। उसके बाद का जो अंदर का जो वो होता है उसमें तवानाई के लिए ये मैदा या स्टार्च स्टोर किया जाता है। ठीक। अब आपकी अक्लमंदी क्या है, मैदा खाने में है या अतराफ की चीज़ें खाने में? नहीं, वो तो नौजवानों को समझना होगा। आप भी तो नौजवान है माशाल्लाह जी। तो आप बताइए मुझे। सर मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो हाँ, लग रहा है माशाल्लाह, आपको ऐसे ही सलामत रखे। ये इस पे जो है सो ये, लेकिन शादी हुई? नहीं सर, अभी तो। शादी होने के बाद अक्सर हालात चेंज होते हैं, वजन में इजाफा होता है ऑन ए लाइटर नोट। तो मतलब ये है कि उसमें एक्सट्रैक्शन रेट आने लग गया है। आप ऐसी चीज़ें खाइए जो होल व्हीट से बनी हुई हो। लेकिन सर वो तो कार्ब बढ़ा देगी। एक्सट्रैक्शन रेट 60% होता है मैदे में जी, 70% होता है, 100% नहीं होता।